नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज आप सभी का स्वागत करता हूं एसएससी सीजीएल पीवाईक्यू सीरीज डे 15 वीडियो लेक्चर में। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 75 पीवाईक्यू प्रश्नों को कवर करेंगे जो कि आपके एसएससी सीजीएल 2024 टीयर 1 के एग्जाम में पूछे गए थे। तो यहां से आपका पहला प्रश्न है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर प्रोटेक्टिंग एंड इम्प्रूविंग द इन्वायरमेंट एंड सेफ गार्डिंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार तथा वन्यजीवों और वनों की रक्षा के लिए प्रावधान करता है? तो ये आपका अनुच्छेद है 48, आर्टिकल 48A। ऑप्शन ए और ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये आपका लेवल 1 का प्रश्न है, इसे L1 मार्क कर लीजिएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48A पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार पर जोर देता है। इस अनुच्छेद के तहत राज्य पर वन्यजीवों और वनों की रक्षा का दायित्व है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है आपका, अकॉर्डिंग टू मेंडलीव पीरियोडिक टेबल विच एलिमेंट्स प्रॉपर्टीज मैच्ड अप रिमार्केबली वेल विथ एका सिलिकॉन। मेंडलीव की आवर्त सारणी के अनुसार कौन सा तत्व एका सिलिकॉन के गुणों से मेल खाता है? तो यह आपका था जर्मेनियम। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, जर्मेनियम एलिमेंट था। और यह आपका लेवल 1 का प्रश्न है। ये चीज़ें आपने क्लास 12th में भी पढ़ी होंगी। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जर्मेनियम। मेंडलीव ने एका सिलिकॉन नामक तत्व की भविष्यवाणी की थी जिसके गुण बाद में जर्मेनियम में पाए गए थे। जर्मेनियम के रासायनिक और भौतिक गुण एका सिलिकॉन से मेल खाते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ से, द अटल इनोवेशन मिशन वॉज लॉन्च इन द ईयर डैश। तो अटल इनोवेशन मिशन किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो यह आपका शुरू किया गया था 2016 में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, 2016। और यह आपका लेवल 2 का प्रश्न है। ये प्रश्न जितना छोटा देखने में लग रहा है उतना हार्ड है। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अटल इनोवेशन मिशन का उद्देश्य देश में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना है। यह मिशन 2016 में शुरू हुआ था ताकि नवाचार आधारित पारिस्थितिकी तंत्र का विकास हो सके। अगला प्रश्न क्या है यहाँ से, ईश्वरी प्रसाद इज क्रेडिटेड टू हैव इंट्रोड्यूस्ड द डैश घराना ऑफ कथक। ईश्वरी प्रसाद को कथक के डैश घराने की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। तो इन्हें लखनऊ घराने का स्थापना का श्रेय दिया जाता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये आपका लेवल 1 का प्रश्न है। ये आपको आर्ट एंड पर्सनालिटी चैप्टर में इनके बारे में, ईश्वरी प्रसाद जी के बारे में पढ़ने को मिल सकता है। और जो आपका घराना चैप्टर है उसमें भी आपको इनके बारे में पढ़ने को मिल सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी। तो अगर आपने अभी तक आर्ट एंड पर्सनालिटी चैप्टर को कवर नहीं किया है तो प्लीज़ उसे कवर कर लीजिए एक बार, चाहे वीडियो लेक्चर से या फिर बुक से। ईश्वरी प्रसाद ने कथक के लिए अरे ईश्वरी प्रसाद ने कथक के नृत्य के लखनऊ घराने की स्थापना की थी। लखनऊ घराना भाव, अभिनय और नजाकत के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, विच एसेंशियल एमिनो एसिड इन्हांस केमिकल एब्जॉर्प्शन एंड प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन फॉर्मेशन ऑफ कोलेजन। तो कौन सा अमीनो एसिड कैल्शियम अवशोषण को बढ़ाता है और कोलेजन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? यह आपका लेवल 2 का प्रश्न है। और इसका करेक्ट आंसर होगा आपका लाइसिन। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। लाइसिन कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होता है और हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करता है। यह कोलेजन के निर्माण में भी एक महत्वपूर्ण घटक होता है आपका लाइसिन। अगला प्रश्न है यहाँ से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ईस्टर्न कोस्ट पोर्ट। तो निम्नलिखित में से कौन एक पूर्वी तट का बंदरगाह है? तो पूर्वी तट का बंदरगाह है आपका चेन्नई पोर्ट। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चेन्नई बंदरगाह। ये आपका लेवल 1 मार्क कर लीजिएगा इसे। ये आपको पोर्ट चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। तो पोर्ट चैप्टर आप बुक से या फिर वीडियो लेक्चर से कवर कर सकते हैं। चेन्नई बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक प्रमुख बंदरगाह है और यह बंदरगाह दक्षिण भारत के व्यापार में एक अहम भूमिका निभाता है। अगला प्रश्न है, Who suggested the law that British government passed in 1856 to support widow remarriage? 1856 में विधवा पुनर्विवाह को समर्थन देने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित कानून का सुझाव किसने दिया था? तो ये आपका कानून का प्रस्ताव दिए थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये आपका लेवल 1 का प्रश्न है।
क्योंकि ये देखिए आपका पीवाईक्यू जब भी पिछले शिफ्ट में इनके बारे में आपने पढ़ा होगा, इनसे रिलेटेड एक प्रश्न और बना था मैथ द कॉलम में। तो ये आपका रिपीट होते रहते हैं ऐसे प्रश्न। तो ये आपका लेवल 1 का प्रश्न है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह को समाज में स्वीकृति दिलाने के लिए संघर्ष किया। उन्होंने इस सुधार के लिए ब्रिटिश सरकार पर भी दबाव बनाया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी। अगला प्रश्न है आपका यहाँ से, इन 2022 विनय मोहन क्वात्रा टुक चार्ज एज द फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। प्रायर टू दिस ही सर्व्ड एज द एम्बेसडर टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। 2022 में विनय मोहन क्वात्रा ने भारत के विदेश सचिव का पदभार संभाला। इससे पहले उन्होंने निम्नलिखित में से किस देश में राजदूत के रूप में कार्य किया था। तो इससे पहले उन्होंने राजदूत के रूप में आपका कार्य किया था नेपाल देश में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, नेपाल। और ये आपका लेवल 2 का प्रश्न है, क्योंकि ये भाई आपका करंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्न है, जो कि 2022 का करंट अफेयर है और पूछा गया है 2024 में। तो विदेश सचिव बनने से पहले विनय मोहन क्वात्रा नेपाल में भारत के राजदूत थे। नेपाल में उनके कार्यकाल के दौरान द्विपक्षीय संबंध मजबूत हुए थे। अगला प्रश्न है यहाँ से, एन ऑर्गेनिक रिएक्शन यूज टू कन्वर्ट एन एरिल डाइजोनियम साल्ट इनटू एन एरिल हैलाइड यूजिंग अ कॉपर फर्स्ट हैलाइड कैटलिस्ट इज कॉल्ड डैश। तो तामा प्रथम हैलाइड उत्प्रेरक का उपयोग करके एक एरिल डाइजोनियम नमक को एक एरिल हैलाइड में बदलने के लिए इस्तेमाल होने वाली जैविक अभिक्रिया क्या कहलाती है। तो इस अभिक्रिया को कहा जाता है आपका सैंडमेयर रिएक्शन। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, सैंडमेयर रिएक्शन। और ये आपका लेवल 2 का प्रश्न है, हालांकि ये चीज़ें आपने क्लास 12 में पढ़ी होंगी सैंडमेयर रिएक्शन के बारे में। तो सैंडमेयर प्रतिक्रिया का उपयोग एरिल डाइजोनियम नमक को एरिल हैलाइड में बदलने के लिए किया जाता है। यह प्रतिक्रिया एक तामा प्रथम उत्प्रेरक की मदद से होती है। अगला प्रश्न है यहाँ से, पुलकेशिन द्वितीय एज्यूम्ड द टाइटल ऑफ दक्षिणापंतेश्वर लॉर्ड ऑफ द साउथ आफ्टर डिफीटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर ऑफ द नॉर्थ इंडिया। पुलकेशिन द्वितीय ने उत्तर भारत के निम्नलिखित में से किस शासक को हराने के बाद दक्षिणापंतेश्वर दक्षिण का स्वामी की उपाधि धारण की थी। तो इन्होंने हर्षवर्धन को हराया था। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये आपका मोस्ट रिपीटेड जो पीवाईक्यूज होते हैं ना, उनमें आपका शामिल होता है। तो ये आपका मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज है, इसे आप लोग L1 मार्क कर लीजिएगा। हर्षवर्धन, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराकर दक्षिणापंतेश्वर की उपाधि धारण की थी, प्राप्त की थी। इस विजय से पुलकेशिन द्वितीय का दक्षिण में प्रभुत्व स्थापित हुआ था। अगला प्रश्न क्या है यहाँ से, इन चेस विच ऑफ द फॉलोइंग में मूव्स ओनली डायगोनली। तो शतरंज में निम्नलिखित में से कौन सा केवल तिरछी दिशा में चल सकता है। तो ये होता है विशॉप, जो आपका ऊँट बोला जाता है हिंदी में। विशॉप आपका तिरछी चलता है, तिरछी चाल चलता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये आपका L1 प्रश्न है, लेवल 1 का प्रश्न है। शतरंज में विशप केवल तिरछी दिशा में चलता है और यह अपने रंग के वर्गों पर ही गतिमान रहता है। तो यह अपने रंग के वर्गों पर ही गतिमान रहता है तिरछी चाल में। अगला प्रश्न है यहाँ से, विच फेमस संतूर प्लेयर वाज ऑनर्ड विथ द उस्ताद हाफिज अली खान अवार्ड इन 1998। किस प्रसिद्ध संतूर वादक को 1998 में उस्ताद हाफिज अली खान पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो यह एक संतूर वादक है, यह है शिव कुमार शर्मा जी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, शिव कुमार शर्मा। शिव कुमार शर्मा जी को आपका सम्मानित किया गया था हाफिज अली खान, उस्ताद हाफिज अली खान अवार्ड से 1998 में। और पंडित शिव कुमार शर्मा जी एक संतूर प्लेयर हैं, संतूर वादक हैं। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और ये आपका लेवल 2 का प्रश्न है। शिव कुमार शर्मा संतूर वादन में अपने अद्वितीय योगदान के लिए जाने जाते हैं। 1998 में उन्हें उस्ताद हाफिज अली खान पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1998 में। ये आपको चैप्टर आर्ट एंड पर्सनालिटी में पढ़ने को मिलेगा। अगला प्रश्न यहाँ से, मैच द पॉइंट अंडर कॉलम ए विद दोज अंडर कॉलम बी। कॉलम ए में आपको डिजीजेस दिए गए हैं एंड कॉलम बी में आपको दिया गया है ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्सिबल। तो उत्तरदायी जो जीव होते हैं, मतलब कि इन रोगों के लिए, तो उनसे मिलान करना है। तो पहला आपका मलेरिया। तो मलेरिया जो है यह इसका काज यह आपका होता है प्लाज्मोडियम के कारण।
तो इसका हो जाएगा डी, फर्स्ट का डी। जो दस्त है, जिसे आपका इंग्लिश में बोला जाता है डायरिया, ये इसके कारण होता है, दस्त का कारण होता है साल्मोनेला। तो यहाँ से आपका हो जाएगा सेकंड का बी ही। और जो आपका टाइफाइड है, टाइफाइड के लिए उत्तरदायी होता है जिसे हैजा बोला जा, नहीं भाई टाइफाइड, रुकिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया है। जो मलेरिया है, मलेरिया के लिए भाई उत्तरदायी आपका कौन सा होगा? तो पहले का तर्डी होगा मलेरिया के लिए आपका प्लाज्मोडियम। दूसरा जो है आपका दस्त, दस्त के लिए आपका, दस्त के लिए उत्तरदायी होता है आपका रोटा वायरस, हाँ, तो यहाँ से होगा सी। और जो टाइफाइड है, इसके लिए आपका जिम्मेदार होता है साल्मोनेला, तो यहाँ से होगा थर्ड का बी। और जो फोर्थ है हैजा, हैजा के लिए आपका उत्तरदायी होता है विब्रियो, तो यहाँ से हो जाएगा ए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? फर्स्ट का डी, फर्स्ट का डी, सेकंड का सी, थर्ड का बी एंड फोर्थ का ए। तो फोर्थ का ये ऑप्शन बी में आपको देखने को मिलेगा। तो मलेरिया जो है आपका प्लाज्मोडियम के कारण होता है, टाइफाइड के लिए, टाइफाइड का कारण होता है आपका साल्मोनेला, और हैजा विब्रियो के द्वारा फैलता है, और जबकि दस्त जो है आपका रोटा वायरस के कारण होता है। और यह आपका लेवल 2 का प्रश्न है, क्योंकि इसमें भाई बहुत सारे आपके प्रश्न इंक्लूड कर दिए गए हैं एक तरह से, जिससे आप लोग L2 मार्क कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है यहाँ से, In 1910, the United India House of Seattle, USA was set up by Dash। तो 1910 में संयुक्त राज्य अमेरिका में सिएटल, और संयुक्त राज्य अमेरिका के सिएटल में यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना डैश द्वारा की गई थी। तो इसकी स्थापना किया गया था तारकनाथ दास एंड GD कुमार द्वारा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये आपका लेवल 2 का प्रश्न है भाई। जो तारकनाथ दास और GD कुमार ने 1910 में सिएटल में यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना की थी, इसका उद्देश्य भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का समर्थन करना था। और ये आपका L2 लेवल 2 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है, अल्लाह रखा इज फेमस फॉर प्लेइंग विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो अल्लाह रखा आपका संबंधित है तबला वादन से, तो ऑप्शन तबला वाद्य यंत्र से, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये आपका लेवल 1 का प्रश्न है, ये चीज़ें आपको रटी हुई होनी चाहिए। जो प्रमुख तबला वादक हैं, बांसुरी वादक हैं, उनके बारे में आपको कुछ नाम तो याद ही होने चाहिए। तो उस्ताद अल्लाह रखा तबले के महान वादक माने जाते हैं। उन्होंने तबला वादन को विश्व स्तर पर लोकप्रिय बनाया है। अगला प्रश्न क्या है यहाँ से, द रिकॉर्ड ऑब्टेन बाय द मेजरमेंट ऑफ अर्थक्वेक इज कॉल्ड डैश। भूकंप के मापन से प्राप्त रिकॉर्ड को क्या कहा जाता है? तो भूकंप के मापन से प्राप्त रिकॉर्ड को आपका कहा जाता है सिस्मोग्राफ। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। सिस्मोग्राम बोला जाता है इसे। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा सिस्मोग्राम। और ये आपका लेवल 1 का प्रश्न है, वैसे इसे आप लोग लेवल 2 मार्क कर लीजिए। जैसे कि जो यंत्र है आपका सिस्मोग्राफ, उससे यंत्र बोला जाता है जिसके द्वारा आपका भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। और आपका हो गया सिस्मोग्राम, इसे बोला जाता है जो मेजरमेंट आपका ऑब्टेन, मतलब जो रिकॉर्ड आपका किया जाता है इस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, सिस्मोग्राफ के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन बी सिस्मोग्राम। सिस्मोग्राम वह रिकॉर्ड है जो भूकंप के दौरान उत्पन्न होने वाली तरंगों को मापता है। यह सिस्मोग्राफ के से उत्पन्न होता है, यह सिस्मोग्राफ से उत्पन्न होता है आपका सिस्मोग्राम। अगला प्रश्न है यहाँ से, मकर संक्रांति इज द फेस्टिवल डेडिकेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग लॉर्ड। मकर संक्रांति किस भगवान को समर्पित त्यौहार है? और ये आपका लेवल 2 का प्रश्न है, क्योंकि आप लोगों में से बहुत लोगों को पता नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी सूर्य देवता। तो मकर संक्रांति का पर्व सूर्य देवता को समर्पित होता है। इस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, जिससे इसे मकर संक्रांति कहा जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ से, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट ऑफ 2006 इन इंडिया। तो भारत में 2006 के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये आपका लेवल 2 का प्रश्न है। तो इसका उद्देश्य था कि भाई टू रेगुलेट, टू प्रमोट एंड फैसिलिटेट द डेवलपमेंट ऑफ MSME। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, टू प्रमोट एंड फैसिलिटेट द डेवलपमेंट ऑफ MSME। तो MSME अधिनियम का उद्देश्य सूक्ष्म और लघु मध्यम उद्यमों के विकास को प्रोत्साहित करना
और यह अधिनियम उनके विकास के लिए सहायक नीति और संरचना प्रदान करता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, और ये आपका लेवल 2 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है एनडीपी इज इक्वल टू डैश। तो एनडीपी इज इक्वल टू जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। जीडीपी माइनस मूल्य ह्रास आपका एनडीपी होता है। तो ये आपका लेवल 1 का प्रश्न है। इकोनॉमी का एक बहुत ही सिंपल टर्म है, मतलब कि जीडीपी माइनस डिप्रिसिएशन शुद्ध घरेलू उत्पाद कुल घरेलू उत्पाद से मूल्य ह्रास घटाने पर प्राप्त होता है। यह गणना अर्थव्यवस्था में संपत्ति के घटते मूल्य को ध्यान में रखती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। अगला प्रश्न क्या है यहाँ से, विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द इलेक्शन कमीशन। भारतीय संविधान का कौन सा भाग चुनाव आयोग से संबंधित है। तो चुनाव आयोग से संबंधित आपका भाग है भाग 15। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा भाग 15। और ये आपका लेवल 1 का प्रश्न है, क्योंकि ये चीज़ें तो भाई आपके जुबान पर होनी ही चाहिए। संविधान के भाग 15 में चुनाव आयोग की स्थापना है, और चुनाव आयोग की स्थापना और कार्य प्रणाली का वर्णन किया गया है आपका। यह भाग चुनाव संबंधित सभी प्रतिक्रियाओं और नियमों का प्रावधान करता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है गियासुद्दीन बलबन हैड सेट अप अ डैश डिपार्टमेंट कॉल्ड दीवाने अर्ज। गियासुद्दीन बलबन ने दीवाने अर्ज नामक डैश विभाग की स्थापना की थी। तो यह एक सैन्य विभाग था। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, और ये आपका लेवल 2 का प्रश्न, इसलिए L2 मार्क कर लीजिएगा। बलबन ने अपनी सेना की शक्ति और प्रबंधन के लिए दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना की थी। इस विभाग का कार्य सैनिक भर्ती और प्रशिक्षण सुनिश्चित करना था। अगला प्रश्न है अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 2011 फीमेल एडोलेसेंट इन द एज ग्रुप ऑफ 10 to 19 ईयर हैड अ शेयर ऑफ डैश। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार 10 वर्ष से 19 वर्ष की आयु वर्ग में महिला किशोरियों का हिस्सा था। तो महिला किशोरियों का हिस्सा है नियर अबाउट 47%। ऑप्शन थर्ड, अरे ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा 47.3%। और ये आपका L2 लेवल 2 का प्रश्न है। 2011 की जनगणना के अनुसार 10 से 19 वर्ष की आयु वर्ग में महिला किशोरियों का प्रतिशत 47.3% था। इस आयु वर्ग की महिला जनसंख्या का यह हिस्सा समाज में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है। अगला प्रश्न है यहाँ से व्हेन डिड अ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन वाज सेट अप which recommended the creation of linguistic state on the basis of larger linguistic groups। किस वर्ष एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था जिसने बड़े भाषाई समूहों के आधार पर भाषाई राज्यों के निर्माण की सिफारिश की थी। तो ये आपका स्थापित किया गया था, गठन किया गया था दिसंबर 1953 में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, और ये आपका लेवल 2 का प्रश्न है भाई, क्योंकि डायरेक्ट डेट आपसे पूछा है और ये थोड़ा हार्ड प्रश्न है। 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश की थी। इस सिफारिश का उद्देश्य प्रशासनिक सुधार और सांस्कृतिक समानता सुनिश्चित करना था। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द रेटिंग मानसून इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन भारत में पीछे हटते मानसून से संबंधित है। तो यह है अक्टूबर हीट। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा अक्टूबर की गर्मी। और ये आपका लेवल 2 का प्रश्न है, क्योंकि जियोग्राफी सेक्शन से पूछा गया और थोड़ा हार्ड प्रश्न है। भारत में मानसून के पीछे हटने के दौरान अक्टूबर की गर्मी महसूस होती है, और इस अवधि में अधिक गर्मी और आर्द्रता होती है। अगला प्रश्न है यहाँ से वेयर वॉज द डूरंड कप टूर्नामेंट स्टार्टेड इन इंडिया इन 1888। भारत में 1888 में डूरंड कप टूर्नामेंट की शुरुआत कहाँ हुई थी। तो यह आपका हुआ था शिमला में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा शिमला। और यह भी आपका लेवल 2 का प्रश्न है। तो डूरंड कप आपका एक फुटबॉल टूर्नामेंट है। डूरंड कप टूर्नामेंट की शुरुआत 1888 में शिमला में हुई थी। यह एक भारत का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। तो भारत का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है आपका डूरंड कप टूर्नामेंट। तो इसे आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, इसीलिए आपका पूछा गया है प्रश्न। और ये आपका हार्ड लेवल का प्रश्न है, थोड़ा L2 लेवल का प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ से आपका चलिए है जयपाल सिंह मुंडा इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट।
जयपाल सिंह मुंडा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो जयपाल सिंह मुंडा हॉकी से संबंधित है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये आपका लेवल 2 का प्रश्न है। जयपाल सिंह मुंडा एक महान हॉकी खिलाड़ी थे और भारतीय हॉकी टीम के कप्तान भी रहे थे। उन्होंने 1928 के ओलंपिक में भारत को हॉकी में स्वर्ण पदक दिलाया था। अगला प्रश्न यहाँ से, हु हैज रिटन द बुक संगीत बाल प्रकाश? संगीत बाल प्रकाश पुस्तक किसने लिखी है? संगीत बाल प्रकाश पुस्तक के लेखक है विष्णु नारायण भातखंडे। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, विष्णु नारायण भातखंडे। और ये आपका लेवल 1 का प्रश्न है। ये इस बुक के बारे में आपको बुक्स एंड ऑथर चैप्टर में पढ़ने को मिल सकता है। तो बुक्स एंड ऑथर चैप्टर आप या तो हमारे वीडियो लेक्चर से या फिर किसी भी स्टडी जीके की बुक से कवर कर सकते हैं भाई। तो संगीत बाल प्रकाश पुस्तक विष्णु नारायण भातखंडे द्वारा लिखी गई है, जो भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध विद्वान थे। उन्होंने संगीत के वैज्ञानिक अध्ययन पर बल दिया था। अगला प्रश्न है यहाँ से, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द हिमालयाज? निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय से निकलती है? तो यह है गंगा नदी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। और यह आपका लेवल 1 का प्रश्न है। रिवर चैप्टर में आपको यह प्रश्न, रिवर चैप्टर अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आपका यह प्रश्न बहुत ही आसान लग रहा होगा आपके लिए। तो गंगा नदी हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और भारत की सबसे पवित्र नदियों में से एक मानी जाती है। इसे भारतीय संस्कृति में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है आपका गंगा नदी को। तो ये आपका गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर से आपकी गंगा नदी निकलती है। अगला प्रश्न है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन एंड आफ्टर अ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया? तो फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन एंड आफ्टर अ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, इस पुस्तक के लेखक हैं शेखर बंदोपाध्याय। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, शेखर बंदोपाध्याय। और ये आपका लेवल 1 का प्रश्न है। अगर बुक्स एंड ऑथर चैप्टर आपने ध्यान से कवर किया है तो आप इस प्रश्न का उत्तर आसानी से दे सकते हैं। इस पुस्तक में आधुनिक भारत के इतिहास को प्लासी के युद्ध से लेकर विभाजन और उसके बाद की घटनाओं का विवरण है। तो इस पुस्तक में आधुनिक भारत के इतिहास को प्लासी के युद्ध से लेकर विभाजन और उसके बाद की घटनाओं का वर्णन है। यह शेखर बंदोपाध्याय द्वारा लिखी गई पुस्तक है, फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन एंड आफ्टर अ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। अगला प्रश्न है यहाँ से, इफ अ 12-year-old is found to be working in a factory manufacturing carpets, which of the following article of the constitution will be violated? यदि किसी 12 वर्षीय बच्चे को कालीन निर्माण कारखाने में कार्य करते हुए पाया जाता है तो भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का उल्लंघन होगा? तो यहाँ पर उल्लंघन होगा आर्टिकल 24 का। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। और यह आपका लेवल 1 का प्रश्न है। जो आर्टिकल 24 है, आर्टिकल 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी भी खतरनाक कार्य में लगाया नहीं जा सकता है। जब बच्चों के अधिकार की रक्षा हेतु आपका बनाया गया है आर्टिकल 24। अगला प्रश्न यहाँ से, बिहू फेस्टिवल इज मेन फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट? तो बिहू त्यौहार आपका किस राज्य का मुख्य त्यौहार है? तो आपका लेवल 1 का भी भाई मतलब लेवल 1 का प्रश्न है, जो कि है असम राज्य। मतलब बहुत ही आसान प्रश्न है। बिहू असम राज्य का मुख्य त्यौहार है जो राज्य की संस्कृति और कृषि से जुड़ा हुआ है। इस त्यौहार को विभिन्न मौसमों में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ से, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेबैक सिंगर इज द रेसिपिएंट ऑफ द कर्नाटक रत्न अवार्ड 2005? तो कर्नाटक के भाई निम्नलिखित में से कौन से पार्श्व गायक को 2005 का कर्नाटक रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो 2005 का कर्नाटक रत्न पुरस्कार जो आपका है यह प्रदान किया गया था पंडित भीमसेन जोशी जी को। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये आपका लेवल 2 का प्रश्न है। भीमसेन जोशी एक महान हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक थे जिन्हें 2005 में कर्नाटक रत्न से सम्मानित किया गया था। उनका संगीत में महत्वपूर्ण योगदान है। अगला प्रश्न है यहाँ से, एज पर आर्टिकल 158 द गवर्नमेंट शैल नॉट बी अ मेंबर ऑफ आइदर ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट और ऑफ अ हाउस ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट स्पेसिफाइड इन डैश शेड्यूल। तो अनुच्छेद 158 के अनुसार
राज्यपाल संसद के किसी भी सदन या किसी भी राज्य की विधानमंडल के सदन का सदस्य नहीं हो सकते हैं, जैसा कि डैश अनुसूची में निर्दिष्ट है। तो यह आपका निर्दिष्ट है प्रथम अनुसूची में, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। और यह आपका लेवल 2 का प्रश्न है। अनुच्छेद 158 के अनुसार राज्यपाल को संविधान की प्रथम अनुसूची में वर्णित किसी भी राज्य के विधानमंडल का सदस्य बनने से रोक दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है आपका, व्हाट इज द नेम ऑफ इन्फ्लेमेटरी कंडीशन दैट कॉजेस क्रैक, क्रस्टिंग एंड स्केलिंग एट द कॉर्नर ऑफ द माउथ ड्यू टू विटामिन बी डिफिशियंसी। विटामिन बी 2 की डिफिशियंसी के कारण मुंह के कोनों में दरार, पपड़ी और छिलने वाले सूजन की स्थिति हो जाए, उस स्थिति को क्या कहते हैं? तो विटामिन बी 2 के कमी के कारण मुंह के कोनों में दरारें, पपड़ी और छिलने वाले सूजन की स्थिति को क्या कहते हैं? तो इसे आपका कहा जाता है चेलोसिस। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा चेलोसिस। और ये आपका लेवल 2 का प्रश्न है, CL2 मार्क कर लीजिएगा। चेलोसिस विटामिन बी 2 की कमी से होने वाली स्थिति है जिसमें मुंह के कोनों में सूजन और दरारें आती हैं। इस स्थिति में विटामिन बी 2 का सेवन बढ़ाना चाहिए। अगला प्रश्न है कि अकॉर्डिंग टू द टी बोर्ड ऑफ इंडिया रिपोर्ट 2021-22 विच ग्रुप ऑफ स्टेट इन इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी। तो भारत के चाय बोर्ड की रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार कौन से राज्य समूह भारत में सबसे बड़े चाय उत्पादक हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा वेस्ट बंगाल एंड असम। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये आपका बहुत ही आसान प्रश्न है, तो L1 इसे मार्क कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है यहाँ से, विच ऑफ द फॉलोइंग दिल्ली सुल्तान इंट्रोड्यूस 2 कॉइन्स नेमली सिल्वर टंका एंड कॉपर जित्तल। निम्नलिखित में से किस दिल्ली सुल्तान ने 2 सिक्के, चांदी का टंका और तांबे का जित्तल जारी किया था? तो यह आपका जारी किया गया था इल्तुतमिश द्वारा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये आपका लेवल 1 का प्रश्न है। इल्तुतमिश ने अपने शासन में 2 महत्वपूर्ण सिक्के जारी किए थे, चांदी का टंका और तांबे का जिट्टल। यह कदम दिल्ली सल्तनत में एक स्थायी मुद्रा प्रणाली बनाने के लिए था। अगला प्रश्न यहाँ से क्या है, हु फाउंडेड द थियोसॉफिकल सोसाइटी इन न्यूयॉर्क इन 1875। 1875 में न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किया गया था मैडम HP वालाटस्की और कर्नल ओलकॉट द्वारा। कर्नल ओलकॉट द्वारा आपका स्थापना किया गया था थियोसॉफिकल सोसाइटी का। और ये आपका लेवल 2 का प्रश्न है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में मैडम वालाटस्की और कर्नल ओलकॉट ने की थी, जिसका उद्देश्य प्राचीन ज्ञान का प्रचार करना था। अगला प्रश्न यहाँ से, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1947 to 1990 हाउ मेनी 5-year प्लान वर्क कंप्लीटेड। तो 1947 से 1990 के दौरान कितनी पंचवर्षीय योजनाएं पूरी हुई थी? तो पूरी की गई थी आपकी 7 पंचवर्षीय योजनाएं। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये आपका लेवल 1 का प्रश्न है, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया कि भाई जितने भी 5-year प्लान्स हैं ये आपको रटे हुए होने चाहिए, आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। अगला प्रश्न यहाँ से, नेम द स्ट्रेट चेन एल्केन हैविंग केमिकल फॉर्मूला C9H20 which is used as a research chemical and in making biodegradable detergent। तो रासायनिक सूत्र C9H20 वाला सीधा श्रृंखला का अल्केन कौन सा है जिसका उपयोग अनुसंधान में और जैव अपघटनीय डिटर्जेंट बनाने के लिए किया जाता है? तो ये आपका नोनेन। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये आपका बहुत ही आसान प्रश्न है, आपका 12th क्लास में पढ़ने को मिला होगा, IUPAC नेम। तो अगला प्रश्न है यहाँ से, when you take lead nitrate powder in a boiling tube and heat it you will observe the emission of brown fume that are of dash। तो जब आप लेड नाइट्रेट पाउडर को एक बॉइलिंग ट्यूब में गर्म करते हैं
तो आप भूरे रंग का धुआं निकलते हुए देखते हैं जो डैश का होता है। तो यह भूरे रंग का धुआं आपका होता है, बना होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। यह आपका L2 लेवल 2 का प्रश्न है। लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है जो भूरे रंग का धुआं होता है। यह एक रासायनिक प्रतिक्रिया का परिणाम है। अगला प्रश्न है यहाँ से, हु एमंग द फॉलोइंग सेंट मेगास्थनीज टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। तो निम्नलिखित में से किसने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था मेगास्थनीज को सेल्यूकस प्रथम निकेटर द्वारा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा और ये आपका लेवल 1 का प्रश्न है। सेल्यूकस प्रथम निकेटर ने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में दूत के रूप में भेजा था। मेगास्थनीज ने मौर्य साम्राज्य का वर्णन किया है। अगला प्रश्न है यहाँ से, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज वन ऑफ दोज स्टेट दैट हैव नो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एट ऑल। तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उन राज्यों में से एक है जहां पंचायती राज संस्था बिल्कुल नहीं है। तो यह राज्य है नागालैंड और यह आपका लेवल 2 का प्रश्न है, इसे L2 मार्क कर लीजिएगा। नागालैंड में पारंपरिक प्रशासनिक ढांचा होने के कारण वहां पंचायती राज प्रणाली लागू नहीं है। अगला प्रश्न है यहाँ से, इन प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना द कॉस्ट ऑफ यूनिट असिस्टेंट इज शेयर्ड बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इन डैश रेशियो फॉर द नॉर्थ ईस्टर्न एंड द हिमालयन स्टेट। तो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच इकाई सहायता की लागत का अनुपात डैश विभाजित है। तो ये आपका विभाजित है 90:10। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा और ये आपका L2 लेवल 2 का प्रश्न है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में उत्तर पूर्व और हिमालयी राज्यों के लिए केंद्र और राज्य सरकार के बीच सहायता का अनुपात 90:10 है, 90:10 है। अगला प्रश्न यहाँ से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल रिसिप्ट। तो कैपिटल रिसिप्ट का इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है। तो कैपिटल रिसिप्ट का एग्जाम्पल है रेवेन्यू फ्रॉम द सेल ऑफ गवर्नमेंट एसेट्स। सरकारी संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त राजस्व जो है ये आपका एग्जाम्पल है कैपिटल रिसिप्ट का, पूंजी प्राप्तियों का उदाहरण है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा और ये आपका लेवल 2 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है यहाँ से, ड्रेन ऑफ वेल्थ अ क्रिटिक्स ऑफ द कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन वाज गिवन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनलिस्ट लीडर। तो ड्रेन ऑफ वेल्थ उपनिवेशवादी शोषण की आलोचना जो है निम्नलिखित में से किस राष्ट्रवादी नेता द्वारा की गई थी। तो यह आपका किया गया था दादा भाई नरोजी दादा भाई नरोजी द्वारा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा और ये आपका लेवल 1 का प्रश्न है। ड्रेन ऑफ वेल्थ, दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत प्रस्तुत किया था जो उपनिवेशवादी शोषण की आलोचना करता है। उन्होंने बताया कि कैसे भारत का धन ब्रिटेन जा रहा था। अगला प्रश्न यहाँ से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ एव्स क्लास। बर्ड क्लास का इनमें से कौन सा सदस्य नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका टेरोपस। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा टेरोपस और ये आपका लेवल 2 का प्रश्न है टेरोपस। टेरोपस एक चमगादड़ है और यह एक पक्षी की श्रेणी में नहीं आता है जबकि अन्य विकल्प आपके पक्षियों के वर्ग में आते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ से, इन जनवरी 2023 कोनेरू हम्पी ओन इंडियाज फर्स्ट एवर सिल्वर मेडल एट द डैश हेल्ड इन अलमाटी कजाकिस्तान। जनवरी 2023 में कोनेरू हम्पी ने अलमाटी कजाकिस्तान में आयोजित डैश में भारत का पहला रजत पदक जीता था। तो यहाँ पर आयोजित किया गया था वर्ल्ड ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा और कोनेरू हम्पी आपका एसोसिएटेड है चेस गेम से। यहाँ से आपका ये आपका लेवल 1 का प्रश्न है, इसे L1 मार्क कर लीजिएगा। वैसे तो आपका ये करंट अफेयर से प्रश्न था लेकिन ये आसान प्रश्न है। कोनेरू हम्पी ने जनवरी 2023 में वर्ल्ड ब्लिट्ज चैंपियनशिप शतरंज चैंपियनशिप में रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। यह भारत का इस चैंपियनशिप में पहला रजत पदक था। अगला प्रश्न यहाँ से, इन विच मंथ इज द इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ITCZ लोकेटेड अराउंड 20 डिग्री नॉर्थ टू 25 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड ओवर द गंगेटिक प्लेन।
तो किस महीने में इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन लगभग 20 डिग्री नॉर्थ से 25 डिग्री नॉर्थ अक्षांश गंगा के मैदान के ऊपर स्थित होता है? तो ये आपको देखने को मिलेगा जुलाई मंथ में। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये आपका लेवल 1 का प्रश्न है, ये आपका जियोग्राफी से प्रश्न पूछा गया है। जुलाई महीने में ITCZ गंगा के मैदान के ऊपर स्थित होता है। यह स्थानांतरण मानसूनी बारिश के दौरान उत्तरी अक्षांशों की ओर होता है। अगला प्रश्न है यहाँ से, मीराबाई चानू सेक्योर्ड अ सिल्वर मेडल एट विच कॉमनवेल्थ गेम? तो मीराबाई चानू ने किस राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक जीता था? तो इन्होंने रजत पदक जीता था 2014 के कॉमनवेल्थ गेम में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये आपका लेवल 2 का प्रश्न है। मीराबाई चानू ने 2014 में राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलन में रजत पदक जीता था। उन्होंने भारत को गर्व महसूस कराया था। अगला प्रश्न यहाँ से, द न्यू मोर आइलैंड इज इन जियोग्राफिक प्रॉक्सिमिटी टू डैश? तो न्यू मोर द्वीप जो आपका है भौगोलिक निकटता से किसके पास स्थित है? तो ये आपका स्थित है बांग्लादेश के पास। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये आपका लेवल 1 का प्रश्न है। न्यू मोर द्वीप जो है भारत और बांग्लादेश के बीच स्थित है और इस द्वीप को लेकर दोनों देशों के बीच विवाद हुआ था। अगला प्रश्न है यहाँ से, इन विच ईयर वाज उज्ज्वला योजना लॉन्च्ड? उज्ज्वला योजना जो है आपका कब शुरू किया गया था? तो यह 2015 में शुरू किया गया था। यह आपका स्कीम चैप्टर से प्रश्न पूछा गया है, तो आप लोग स्कीम चैप्टर को जरूर अच्छे से कवर कर लीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2015। और ये आपका लेवल 1 का प्रश्न होगा। उज्ज्वला योजना की शुरुआत 2015 में की गई थी, जिसका उद्देश्य ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देना और लोगों को LED बल्ब वितरित करना था। अगला प्रश्न है यहाँ से, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज द पार्ट ऑफ द टारगेट ग्रुप अप्रोच? भारत सरकार के निम्नलिखित में से कौन सी योजना लक्षित समूह दृष्टिकोण का हिस्सा है? तो लक्षित समूह दृष्टिकोण का हिस्सा था आपका मार्जिनल फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। और यह आपका लेवल 2 का प्रश्न होगा। सीमांत किसान विकास एजेंसी को विशेष रूप से कमजोर और सीमांत किसानों के विकास के लिए लक्षित किया गया है, ताकि उनकी कृषि उत्पादनशीलता में सुधार किया जा सके। अगला प्रश्न यहाँ से है, हाउ मैनी एथलीट्स वर सिलेक्टेड टू रिप्रेजेंट इंडिया एट 1924 पेरिस समर ओलंपिक? तो 1924 में पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए कितने एथलीटों का चयन किया गया था? तो इन एथलीटों की संख्या थी 8। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये आपका लेवल 1 का प्रश्न होगा, क्योंकि ओलंपिक का जो आपका पहला जब है कि भारत ने जब पहली बार पार्टिसिपेट किया था, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए भाई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 8। 1924 के पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए कुल 8 एथलीटों का चयन किया गया था, जो भारतीय खेल इतिहास में एक महत्वपूर्ण पल था। अगला प्रश्न यहाँ से, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइबल म्यूजिक एंड डांस फॉर्म वाज अर्जुन सिंह ध्रुवे कन्फर्ड विद तुलसी सम्मान? अर्जुन सिंह ध्रुवे को तुलसी सम्मान किस जनजातीय संगीत और नृत्य के रूप के लिए दिया गया था? तो यह है बैगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये आपका लेवल 2 का प्रश्न है। अर्जुन सिंह ध्रुवे को बैगा जनजातीय संगीत और नृत्य के संरक्षण और संवर्धन के लिए तुलसी सम्मान से नवाजा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी बैगा। अगला प्रश्न यहाँ से, इन नवंबर 2021 द गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड नवंबर 15 एज जयंतिया गौरव दिवस। It happens to be the birth anniversary of which of the following freedom fighter? नवंबर 2021 में सरकार ने 15 जनवरी को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित किया। यह निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी की जयंती है? ये आपका स्वतंत्रता सेनानी है बिरसा मुंडा जी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, बिरसा मुंडा। और ये आपका लेवल 1 का प्रश्न है। 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती है, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण प्रमुख आदिवासी नेता थे। अगला प्रश्न यहाँ से,
होला मोहल्ला इज अ फेस्टिवल एसोसिएटेड विथ विच रिलीजियस आर ग्रुप, अरे विथ रिलीजन आर ग्रुप, यहाँ पर बिलीफ दिया गया है कि होला मोहल्ला जो आपका है किस धर्म या फिर विश्वास से संबंधित एक त्यौहार है। तो ये आपका संबंधित है सिख धर्म से, और ये आपका लेवल 1 का प्रश्न है। यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये होली के दौरान मनाया जाता है। होला मोहल्ला सिख धर्म का एक प्रमुख त्यौहार है जिसे हर साल होली के बाद मनाया जाता है, जिसमें साहसिकता और मार्शल आर्ट का प्रदर्शन किया जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ से, Which of the following constitutional amendment act led to the formation of Goods and Service Tax Council? निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम जीएसटी परिषद के गठन का कारण बना? यह था 101 101वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये आपका लेवल 1 का प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है। अगला प्रश्न है यहाँ से, Which acid is used as a souring agent added to vinegar, pickles and vegetables and sauces and as a raw material for seasoning? किस अम्ल का उपयोग सिरका, अचार और सॉस में खट्टापन लाने के लिए और मसाले के कच्चे माल के रूप में किया जाता है? तो यह एसिड है आपका एसिटिक एसिड। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, एसिटिक एसिड। और ये आपका लेवल 1 का प्रश्न है। एसिटिक एसिड जिसे सिरका में पाया जाता है खट्टापन देने वाला मुख्य घटक है, और इसका उपयोग अचार और अन्य खाद्य पदार्थों में भी किया जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ से, विच कोल इज ए लो ग्रेड ब्राउन एंड सॉफ्ट विथ लो मॉइस्चर कंटेंट? कौन सा कोयला निम्न ग्रेड भूरा और उच्च नमी सामग्री के साथ मुलायम होता है? तो ये आपका होता है लिग्नाइट कोल। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ये आपका लेवल 1 का प्रश्न है। लिग्नाइट कोल को घटिया कोल भी कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका। लिग्नाइट कोल को ब्राउन कोल भी कहा जाता है, और यह उच्च नमी सामग्री और निम्न ऊर्जा घनत्व के साथ होता है। अगला प्रश्न है यहाँ से, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन वेल्डिंग टाइटेनियम, एल्युमिनियम, स्टेनलेस स्टील एंड मैग्नीशियम? निम्नलिखित में से कौन सा गैस टाइटेनियम, एल्युमिनियम, स्टेनलेस स्टील और मैग्नीशियम की वेल्डिंग के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो यह है आर्गन गैस। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, आर्गन गैस। और ये आपका लेवल 1 का प्रश्न है। आर्गन एक निष्क्रिय गैस है जिसका उपयोग वेल्डिंग में सुरक्षात्मक वातावरण प्रदान करने के लिए किया जाता है, जो धातुओं की ऑक्सीकरण से रक्षा करता है। जो धातुओं की ऑक्सीकरण से रक्षा करता है आपका आर्गन गैस। अगला प्रश्न यहाँ से, विच अवार्ड वाज स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश इन 1980 टू द एक्सपोनेंट ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक? मध्य प्रदेश सरकार ने 1980 में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के विद्वानों को देने के लिए कौन सा पुरस्कार शुरू किया था? तो यह इस पुरस्कार का नाम था तानसेन सम्मान। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, तानसेन सम्मान। और ये आपका लेवल 1 का प्रश्न है, क्योंकि अवार्ड चैप्टर में आपको इसके बारे में पढ़ने को मिलेगा। तानसेन सम्मान जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्टता को मान्यता देने के लिए दिया जाता है, को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है यहाँ से, वेयर वॉज द फर्स्ट सक्सेसफुल टेक्सटाइल मिल एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया? भारत में पहला सफल वस्त्र मिल कहाँ स्थापित किया गया था? तो यह स्थापित किया गया था मुंबई में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। और यह आपका लेवल 1 का प्रश्न है। भारत में पहला सफल वस्त्र मिल, जिसे धूले के नाम से जाना जाता है, 1854 में मुंबई में स्थापित किया गया था, जिसने औद्योगिक क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न यहाँ से, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट गेव द गवर्नमेंट इनॉर्मस पावर टू repress political activities and allowed detention of political prisoner without trial for 2 years? निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को दमन करने के लिए विशाल शक्तियां देता है और राजनीतिक बंदियों को बिना मुकदमे के 2 साल तक हिरासत में रखने की अनुमति देता है? तो यह आपका था रॉलेक्ट एक्ट 1919। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। और ये आपका लेवल 1 का प्रश्न है। जैसे आपका ना वकील ना दलील कानून भी कहा गया था।
रोलेक्ट एक्ट 1919 ने सरकार को राजनीतिक गतिविधियों पर नियंत्रण करने और बिना मुकदमे के राजनीतिक बंदियों को गिरफ्तार करने के लिए अत्यधिक शक्तियां दी थी। अगला प्रश्न यहाँ से, द टर्म ब्लू लाइन इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स। ब्लू लाइन शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो यह संबंधित है आइस हॉकी से। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, आइस हॉकी। और ये आपका लेवल 1 का प्रश्न है। स्पोर्ट चैप्टर में आपको इसके बारे में पढ़ने को मिलेगा। आइस हॉकी में ब्लू लाइन का उपयोग खेल के नियमों में महत्वपूर्ण है। खेल के नियमों में महत्वपूर्ण है जहां यह खिलाड़ियों के लिए ऑफ साइड की सीमाएं को निर्धारित करता है। यह आपका होता है ब्लू लाइन, जो कि आइस हॉकी में आपका यूज किया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ से, अकॉर्डिंग टू द इंक्रिप्शन पुष्यमित्र शुंग वाज अ डिवोटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गॉड्स। शिलालेखों के अनुसार पुष्यमित्र शुंग किस देवता के भक्त थे? तो ये कृष्ण भगवान के भक्त थे। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, पुष्यमित्र शुंग। और ये आपका लेवल 1 का प्रश्न है। पुष्यमित्र शुंग को भगवान कृष्ण का भक्त माना जाता है और उनके शासनकाल में धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया गया था। अगला प्रश्न यहाँ से, What action was taken by the government to celebrate the achievement of the Green Revolution in agriculture? कृषि में हरित क्रांति की उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए सरकार ने कौन सा कदम उठाया? तो सरकार गवर्नमेंट रिलीजियस स्पेशल स्टैंप ऑफ वाइट रिवोल्यूशन, विशेष डाक टिकट गेहूं क्रांति जारी किया गया था गवर्नमेंट द्वारा। और यह आपका लेवल 1 का प्रश्न है। हरित क्रांति की उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए सरकार ने गेहूं क्रांति नामक विशेष डाक टिकट जारी किया था, जिससे कृषि में प्रगति को मान्यता मिली। अगला प्रश्न यहाँ से, खुदाई खिदमतगार अ नॉन वायलेंट मूवमेंट एमंग द पठान्स वर स्टार्टेड बाय डैश। खुदाई खिदमतगार पठानों के बीच एक अहिंसक आंदोलन किसने शुरू किया था? तो यह आंदोलन शुरू किया गया था खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये आपका लेवल 1 का प्रश्न है। खान अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतगार आंदोलन की स्थापना की थी, जो पठानों के बीच सामाजिक सुधार और स्वतंत्रता के लिए अहिंसक संघर्ष को बढ़ावा देता था। अगला प्रश्न है यहाँ से, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन दैट द स्टेट शैल इन पर्टिकुलर डायरेक्ट इट्स पॉलिसी टुवर्ड्स securing that the ownership and control of the material resources of the community are so distributed as best to subserve the common goods। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राज्य विशेष रूप से अपनी नीति को इस दिशा में निर्देशित करेगा कि सामुदायिक भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार इस प्रकार वितरित किया जाए कि यह सामान्य भलाई के लिए सबसे अच्छा हो। तो यह आपका मेंशन्ड है आर्टिकल 39A में। आर्टिकल 39B में आपका मेंशन है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये आपका लेवल 2 का प्रश्न है, थोड़ा डीप में जाकर पूछा है। तो अनुच्छेद जो 39B है का उद्देश्य सामुदायिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण सामान्य भलाई के लिए उचित वितरण को सुनिश्चित करना है। अगला प्रश्न यहाँ से, इन द साउथर्न रेंज ऑफ विच हिल इज मौसिनराम विच रिसीव द हाइएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड लोकेटेड। मौसिनराम जो विश्व में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करता है दक्षिणी पर्वत श्रृंखलाओं में किस पहाड़ी के रेंज पर स्थित है? तो ये आपका स्थित है खासी हिल्स पर। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, खासी हिल्स। और ये आपका इंपॉर्टेंट हिल है। यहाँ पर देखिए 3 हिल्स है, गारो, खासी, जयंतिया हिल्स। तो उसमें आपका बस खासी हिल्स जो है आपका, तो यही इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि ये तीनों हिल्स आपके लोकेटेड हैं मेघालय राज्य में। अगला प्रश्न है यहाँ से, इंडिया finished on which of the following position in overall medal tally 8 कॉमनवेल्थ गेम्स 2022। भारत ने 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में कुल पदक तालिका में निम्नलिखित में से किस स्थान पर था या किस स्थान पर स्थित था? तो भारत स्थित था 4थे स्थान पर। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, 4th स्थान। और ये आपका लेवल 2 का प्रश्न, थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। भारत ने 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में कुल मिलाकर 4थे स्थान पर फिनिश किया था।
जिससे जिसमें जिसमें उसने कुल 81 पदक जीते थे। अगला प्रश्न है यहाँ से, टू गेन कंट्रोल ओवर कन्नौज द थ्री पार्टीज स्ट्रगल वर फॉट बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज। कन्नौज पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए त्रिकोणीय संघर्ष निम्नलिखित में से किस राजवंशों के बीच लड़ा गया था। तो ये आपका था प्रतिहारा, राष्ट्रकूटाज एंड पालाज। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा और ये आपका लेवल 1 का प्रश्न है। तो ये जो त्रिपाठी संघर्ष है, कन्नौज पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल राजवंशों के बीच त्रिकोणीय संघर्ष लड़ा गया था, जो भारत के मध्यकालीन इतिहास में महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न यहाँ से, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्चर ऑब्जर्व्ड डेंसली स्टैंड रेटिकुलर स्ट्रक्चर सराउंडिंग द न्यूक्लियस। निम्नलिखित में से कौन से शोधकर्ता ने न्यूक्लियस के चारों ओर घने रंगीन रेटिकुलम संरचनाओं का अवलोकन किया। तो यह आपके थे कैमिलियो गोल्जी। कैमिलियो गोल्जी आपका करेक्ट आंसर होगा और ये आपका लेवल 1 का प्रश्न है। ये आपका गोल्जी अपरेटस का एग्जाम्पल दिया गया है। कैमिलियो गोल्जी ने गोल्जी सिस्टम का अवलोकन किया, जो कोशिका के भीतर न्यूक्लियस के चारों ओर रेटिकुलर संरचनाएं होती हैं, और यह कोशिका की संरचना को समझने में महत्वपूर्ण था। अगला प्रश्न यहाँ से क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो आय के वृत्ताकार प्रवाह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इनमें से आपका सही कथन होगा, पहला दिया है कि सेविंग एज वेल एज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आर इंजेक्शन टू द सर्कुलर फ्लो। बचत और सरकार का व्यय वृत्ताकार प्रवाह में अंतर्जात है। तो ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। अगला स्टेटमेंट है कि द इनकम ऑफ वन सेक्टर बिकम द एक्सपेंडिचर ऑफ द अदर सेक्टर। एक क्षेत्र की आय दूसरे क्षेत्र का व्यय बनता है। तो ये द इनकम ऑफ वन सेक्टर बिकम द एक्सपेंडिचर ऑफ अदर सेक्टर, ये आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। इन अ सर्कुलर फ्लो लीकेज आर इक्वल टू इंजेक्शन। वृत्ताकार प्रवाह में रिसाव अंतर्जातों के बराबर होता है, अभी आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। द रियल फ्लो एंड मॉनेटरी फ्लो मूव्स इन अ सर्कुलर मैनर इन एन ऑपोजिट डायरेक्शन। वास्तविक प्रवाह और मौद्रिक प्रवाह एक वृत्ताकार तरीके से विपरीत दिशा में चलते हैं। ये भी आपका करेक्ट आंसर है, अरे ऑप्शन है, तो यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ओनली। एक क्षेत्र की आय दूसरे क्षेत्र का व्यय बनती है, नहीं बनती है आपका, ये आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। और ये आपका लेवल 2 का प्रश्न, थोड़ा सा आपको इसके बारे में सोचना पड़ेगा, समय लगेगा इसमें। यह कथन सही नहीं है क्योंकि आय एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र का व्यय बनता है, इसलिए आय का एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र का व्यय बनता है, इसलिए यह एक वृत्ताकार प्रवाह का हिस्सा है और इसे सही नहीं माना जा सकता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न यहाँ से क्या है, द टाइप ऑफ रिएक्शन दैट इज टिपिकली फाउंड व्हेन अ मटेरियल दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन टू प्रोड्यूस such as a surface or a catalyst is saturated by the reactant is called dash order reaction। तो इसे आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा और ये आपका लेवल 2 का प्रश्न है। शून्य क्रम की प्रतिक्रिया में प्रतिक्रिया की गति अभिक्रियाशीलों के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि सामग्री पहले से ही संतृप्त हो चुकी होती है। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है इस वीडियो लेक्चर का, द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द संगीत नाटक अकादमी इज एट डैश। संगीत नाटक अकादमी का पंजीकृत कार्यालय कहाँ स्थित है। तो यह स्थित है आपका न्यू दिल्ली में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा और ये आपका लेवल 1 का प्रश्न है। संगीत नाटक अकादमी का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, जो भारतीय कला और संस्कृति के संरक्षण और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और यहाँ से आज की हमारी जो क्लास है वो होती है समाप्त। आशा करता हूँ आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हैव अ नाइस डे।